नदी का पानी उस रात कुछ ज्यादा ही काला लग रहा था, जैसे उसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि किसी लड़की की टूटी हुई जिंदगी, दबे हुए सपने और सालों से जमा दर्द बह रहा हो। और ठीक उसी पल जब पुल के ऊपर खड़ी वो लड़की कांपते हाथों से रेलिंग पकड़कर आखिरी बार आसमान की तरफ देख रही थी, उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसा होता है जो बिना मतलब, बिना स्वार्थ, बस इंसान होने के नाते किसी को बचा ले। और शायद इसी सवाल का जवाब देने के लिए ही नीचे नदी किनारे बैठे दो दोस्त, राघव और समीर, उस अंधेरी रात में वहां मौजूद थे। दोनों रोज की तरह शहर की भागदौड़ से दूर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे, जब अचानक पानी में गिरने की एक भयानक आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। समीर घबराकर बोला, भाई ये आवाज। लेकिन राघव ने कुछ सुना नहीं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो दृश्य था जिसने उसकी रूह तक हिला दी। पुल से किसी ने छलांग लगा दी थी और अगले ही पल बिना कुछ सोचे, बिना अपनी जान की परवाह किए, राघव ने जूते उतारे और नदी में कूद पड़ा। ठंडा पानी, तेज बहाव, अंधेरा और मौत की गंध। लेकिन राघव के दिल में सिर्फ एक बात थी कि अगर आज ये लड़की मर गई तो शायद पूरी दुनिया थोड़ी और बेरहम हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से उसने उस लड़की को पकड़ा। समीर भी किनारे से मदद करता रहा और कुछ मिनट जो घंटों जैसे लगे, उनके बाद वो लड़की सांस लेते हुए जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे मरने के बाद आराम मिल जाता हो। लेकिन तभी उसने खांसी ली और आंखें खोल दी, और पहला सवाल जो उसके मुंह से निकला उसने दोनों लड़कों को अंदर तक हिला दिया। तुमने मुझे क्यों बचाया? उस आवाज में गुस्सा नहीं था, आभार नहीं था, बस थकान थी, जिंदगी से हार मान चुकी आत्मा की थकान। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मर जाना हल है ही नहीं। और यही लाइन उस रात की सबसे भारी लाइन बन गई। लड़की उठी और फिर से पुल की तरफ बढ़ने लगी, जैसे मौत उसे खींच रही हो। राघव चिल्लाया, रोका, और आखिरकार वो वही बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना नाम बताया, नैना। और फिर जो कहानी उसने सुनाई वो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उन हजारों लड़कियों की थी जिन्हें जिंदा रहते हुए रोज मारा जाता है। नैना ने बताया कैसे मां के जाने के बाद उसका घर कब जेल बन गया उसे पता ही नहीं चला। कैसे सौतेली मां किरण ने उसे बेटी नहीं नौकर बना दिया। कैसे पिता मोहन सब देखते हुए भी चुप रहे। कैसे सपने देखने पर ताने मिले, पढ़ने पर रोक लगी। और कैसे एक दिन उसने मान लिया कि शायद उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं। राघव उसकी बातें सुनते हुए अंदर से टूट रहा था, और उसी पल उसके दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। लेकिन नैना को नहीं पता था कि आज जिस नदी में वो मरने आई थी, वही नदी उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है। क्योंकि कुछ फैसले इंसान नहीं लेता, वक्त लेता है। नैना की कहानी खत्म होते होते रात और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस अंधेरे में पहली बार किसी के दिल में थोड़ी सी रोशनी जलने लगी थी। नैना जमीन पर बैठी थी, घुटनों में सिर छुपाए, जैसे बरसों से दबाया हुआ दर्द अब एक साथ बाहर निकल आया हो। और राघव उसके सामने बैठा, उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई कमजोर लड़की नहीं बल्कि किसी जंग से टूटी हुई योद्धा हो। समीर चुप था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। नैना की हर बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। नैना ने कांपती आवाज में कहा कि कैसे बचपन में उसने अपने पिता को भगवान मान लिया था, लेकिन वही पिता धीरे धीरे समाज और दूसरी शादी के दबाव में इतने कमजोर हो गए कि अपनी ही बेटी को बचा नहीं पाए। कैसे सौतेली मां किरण हर दिन उसे ये एहसास दिलाती रही कि वो इस घर पर बोझ है। कैसे 8 साल की उम्र में उसने झाड़ू पोंछा करना सीख लिया और 12 साल की उम्र में सपनों को मार दिया। कैसे हर दिन वो खुद से पूछती रही कि अगर वो ना होती तो क्या सब खुश रहते। और आखिरकार कैसे आज की रात उसने तय कर लिया कि अब और नहीं। राघव ने उसकी बातें सुनी, एक एक शब्द अपने दिल में उतारा और फिर बहुत ठहरे हुए लेकिन मजबूत लहजे में कहा, नैना,
तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम गलत लोगों के बीच सही इंसान बनकर जीती रही। और ये बात सुनकर नैना पहली बार उसकी तरफ देख पाई। उस नजर में डर भी था, उम्मीद भी और अविश्वास भी। समीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें वापस उसी जगह नहीं भेजेंगे जहां से तुम टूट कर आए हो। और तभी राघव ने वो कदम उठाया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। उसने नैना से कहा कि वो उसके पिता से बात करना चाहता है। नैना डर गई, बोली कि कोई फायदा नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, वो हमेशा चुप ही रहे हैं। लेकिन राघव ने फोन मिलाया और उधर से जो आवाज आई वो किसी ऐसे आदमी की थी जो जिंदा तो था लेकिन अंदर से बहुत पहले मर चुका था। राघव ने साफ शब्दों में बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की कोशिश की है। कुछ पल की खामोशी के बाद जो जवाब आया उसने समीर के भी रोंगटे खड़े कर दिए। अगर बच गई है तो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। उस एक लाइन में एक पिता की पूरी हार थी। राघव का सब्र टूट गया। उसने कहा कि आपकी बेटी रोज मर रही थी और आप देखते रहे, और आज जब वो सच में मरने चली तो भी आपको फर्क नहीं पड़ा। फोन कट गया और उसी पल राघव ने फैसला कर लिया कि अब ये कहानी घर की 4 दीवारों में दबकर खत्म नहीं होगी। वो तीनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। नैना के कदम कांप रहे थे। डर था कि कहीं सब फिर से उसी के खिलाफ ना हो जाए। लेकिन राघव उसके साथ दीवार बनकर खड़ा था। थाने में जब उसने बयान दिया तो हर शब्द के साथ उसका बोझ हल्का होता गया। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और जब नैना के पिता और सौतेली मां को बुलाया गया तो किरण ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी सख्ती आ गई। उसने पहली बार साफ आवाज में कहा कि वो उनकी बेटी है और अब वो चुप नहीं रहेगी। पुलिस ने सख्त धाराओं की बात की। पिता काम गया। किरण की आवाज निकलनी बंद हो गई और तभी राघव ने वो बात कह दी जिसके लिए शायद किस्मत उसे उस रात नदी किनारे लाई थी। उसने कहा कि नैना अब उस घर में नहीं जाएगी क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेना चाहता है। थाने में सन्नाटा छा गया। समीर की आंखें फैल गई। नैना को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो और राघव की आवाज में कोई जोश नहीं था, बस यकीन था। जैसे उसने कोई सौदा नहीं बल कि कोई व्रत लिया हो। उस पल नैना की दुनिया फिर से हिल गई। फर्क बस इतना था कि इस बार गिरने के लिए नहीं, संभलने के लिए। थाने के उस छोटे से कमरे में जैसे वक्त रुक गया था। हवा भारी हो गई थी और हर किसी की सांसें साफ सुनाई दे रही थी। नैना की आंखें राघव पर टिकी थी, लेकिन वो आंखें सवाल नहीं पूछ रही थी बल्कि डर रही थी, क्योंकि जिंदगी ने उसे ये सिखा दिया था कि जब भी कोई बहुत अच्छा बनने आता है तो उसके पीछे कोई नई चोट छुपी होती है। समीर कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। पुलिस वाला भी कुछ सेकंड तक राघव को देखता रहा, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि सामने खड़ा लड़का हीरो बनने आया है या सच में किसी की जिम्मेदारी उठाने की ताकत रखता है। और तभी इंस्पेक्टर ने बहुत सीधी आवाज में नैना से पूछा, लड़की, ये फैसला तुम्हारी मर्जी से है या डर में लिया जा रहा है? ये सवाल नैना के दिल में तीर की तरह लगा, क्योंकि सालों में पहली बार किसी ने उससे उसकी मर्जी पूछी थी। नैना ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन इस बार वो बेबसी के नहीं थे, वो उस डर के थे जो आजादी से पहले आता है। और बहुत देर की खामोशी के बाद उसने कांपती लेकिन साफ आवाज में कहा कि वो अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, चाहे उसे अकेले ही यूं न जीना पड़े। राघव ने वही खड़े खड़े कहा कि अकेले नहीं, अब कभी अकेले नहीं। और उसी पल उसने वो शब्द कह दिए जिसने पूरे कमरे की हवा बदल दी। उसने कहा कि वो नैना से शादी करना चाहता है, सहानुभूति में नहीं, मजबूरी में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसकी इज्जत करता है और उसकी टूटी हुई आत्मा में भी उसे एक मजबूत इंसान दिखाई देता है। ये सुनकर नैना के पिता की आंखें झुक गई। सौतेली मां किरण बड़बड़ाने लगी कि कौन पागल ऐसी लड़की को अपनाएगा, लेकिन राघव की आवाज पत्थर जैसी मजबूत थी। उसने कहा कि इंसान की कीमत उसके बीते हुए दर्द से तय नहीं होती, बल्कि उससे तय होती है
कि उसने उस दर्द के बाद भी इंसान बने रहने की कितनी कोशिश की। पुलिस वाले ने नैना से आखिरी बार पूछा कि क्या वो बिना किसी दबाव के इस रिश्ते के लिए तैयार है, और नैना ने पहली बार जिंदगी में किसी फैसले पर खुद को भरोसा करते हुए सिर हिलाया। उस पल उसकी आंखों में डर कम और राहत ज्यादा थी। थाने में ही बहुत सादगी से शादी की तैयारी हुई। कोई ढोल नहीं, कोई शोर नहीं, बस गवाह बने कुछ लोग और एक नई शुरुआत। जब राघव ने नैना की मांग में सिंदूर भरा तो नैना के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो सिंदूर नहीं बल्कि सालों के अपमान पर रखी गई मरहम की एक लकीर थी। समीर चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसका दोस्त आज सच में बड़ा हो गया हो। शादी के बाद जब तीनों थाने से बाहर निकले तो रात खत्म हो चुकी थी और सुबह की हल्की रोशनी आसमान में फैलने लगी थी। नैना बाइक पर बैठी थी। उसके कपड़े सादे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने उससे बोझ उतार लिया हो। राघव उसे अपने घर लेकर पहुंचा। मां ने दरवाजा खोला और जब राघव ने कहा कि ये उसकी पत्नी है तो पल भर को सन्नाटा छा गया। लेकिन जैसे ही मां की नजर नैना की आंखों में पड़ी, वहां कोई सवाल नहीं बचा। उन्होंने नैना को गले लगा लिया और कहा कि जो लड़की इतना रोकर आई हो वो इस घर में अब सिर्फ हंसेगी। पिता ने भी सिर पर हाथ रखा और कहा कि इस घर में कोई मेहमान नहीं, सिर्फ अपनी बेटी आई है। और उसी पल नैना पहली बार किसी चौखट पर बैठकर रोई। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये उस सुकून के थे जो बरसों बाद किसी को मिलता है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। नैना ने उस घर को सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि उसमें जान भर दी। राघव ने कभी उसे कमजोर समझकर आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि हर कदम पर उसके साथ चला। और जिंदगी जो कभी उसे मारने पर तुली थी, अब उसे जीने की वजह दे रही थी। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं पर निशान छोड़ जाते हैं। और नैना के दिल में भी कुछ ऐसे ही निशान थे जो अभी पूरी तरह मिटे नहीं थे। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया, लेकिन इस बार वक्त नैना को तोड़ नहीं रहा था, बल्कि उसे धीरे धीरे जोड़ रहा था। जिस लड़की ने कभी अपने होने पर सवाल उठाए थे, वही लड़की अब हर सुबह घर के आंगन में तुलसी को पानी देते हुए मुस्कुरा दिया करती थी। राघव उसके लिए पति से पहले एक भरोसा बन चुका था, ऐसा भरोसा जो बिना बोले भी उसके डर समझ लेता था। और राघव के माँ बाप ने उसे बहू नहीं बल्कि उस खालीपन की भरपाई बना लिया था जो बरसों पहले उनकी जिंदगी में रह गई थी। नैना अब हंसती थी, लेकिन कभी कभी रात को चुपचाप उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती थी, अंधेरे में बाहर देखती रहती थी। और राघव बिना कुछ पूछे बस उसका हाथ पकड़ लेता था, जैसे कह रहा हो कि जो बीत गया वो अब लौटकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समय ने उन्हें और करीब कर दिया। और फिर वो दिन आया जब नैना मां बनी। उसके हाथों में एक छोटी सी जान थी और उसकी आंखों में वो डर भी था कि कहीं वो मां की तरह अधूरी तो नहीं रह जाएगी। लेकिन राघव ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा कि अब ये घर सिर्फ खुशियों की आवाज से भरा रहेगा। नैना रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू आशीर्वाद जैसे थे। सालों बाद उसकी जिंदगी पूरी लगने लगी थी। एक दिन दोपहर को जब राघव ऑफिस में था, दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने दरवाजा खोला तो सामने वही चेहरा था जिसे देखकर उसका दिल सालों तक कांपता रहा था। उसके पिता मोहन, कमजोर, झुके हुए, आंखों में पछतावे की नमी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस इतना बोले कि अगर हो सके तो एक बार गले लगा लो। नैना बहुत देर तक खड़ी रही। उसके अंदर वो बच्ची रो रही थी जिसे कभी बचाया नहीं गया था। लेकिन उसी पल उसने अपने बच्चे की तरफ देखा और समझ गई कि अगर वो माफ नहीं करेगी तो ये जख्म अगली पीढ़ी तक चले जाएंगे। उसने आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगाया। वो एक गले लगाना किसी माफी से बड़ा था, वो खुद को आजाद करने का फैसला था। उसके बाद वो घर कभी लौटकर नहीं गई जहां उसे तोड़ा गया था। लेकिन उसके दिल में अब नफरत भी नहीं बची थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि बदला इंसान को भारी बना देता है और माफी उसे हल्का कर देती है। किरण, उसकी सौतेली मां, गांव में अकेली पड़ चुकी थी। लोग उससे नजरें चुराने लगे थे, क्योंकि सच देर से सही
लेकिन बाहर आ ही जाता है। नैना ने कभी उसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि अब उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं थी कि वो क्या थी और क्या बन चुकी है। आज नैना की पहचान किसी की बेटी या पत्नी से नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान से होती थी। और एक रात जब बच्चा सो चुका था, नैना ने राघव से कहा कि अगर उस रात नदी किनारे तुम नहीं होते तो शायद मैं आज यहां नहीं होती। राघव ने मुस्कुराकर कहा कि शायद मैं होता, लेकिन असल में तुम खुद को बचाने के लिए तैयार थी। मैं तो बस रास्ते में मिला। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी कि जब कोई इंसान अंदर से हार मान ले तो पूरी दुनिया भी उसे नहीं बचा सकती, लेकिन जब वो एक छोटी सी उम्मीद को पकड़ ले तो एक अजनबी भी उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नैना की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर टूटी हुई चीज बेकार नहीं होती। कुछ टूटने इंसान को और गहरा और ज्यादा इंसान बना देती है। और कभी कभी एक सही इंसान का साथ सालों की चुप्पी का जवाब बन जाता है। अब सवाल आपसे है, अगर आप राघव की जगह होते तो क्या आप भी समाज, डर और बीते हुए सच को नजरअंदाज करके किसी टूटे इंसान का हाथ थाम पाते? और अगर आप नैना की जगह होते तो क्या आप माफ करने की हिम्मत जुटा पाते या दर्द को ही अपनी पहचान बना लेते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक सोच किसी और की जिंदगी बदल दे। और याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। बस शर्त इतनी है कि इंसान उम्मीद का दिया बुझने न दे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK झा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।